नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 17वां क्लास है और इस सेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का सेट जिस पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, भुवनेश्वर में, हाजीपुर में या कोलकाता में? तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे है कि पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर यानी कि बिहार में है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो भारत में तांबे का जो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है झारखंड। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत में तांबे के उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे जैसा कि क्वेश्चन में है झारखंड है और चौथे नंबर पर सिक्किम आता है। ये तांबे के शीर्ष 4 उत्पादक राज्य भारत में हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में, राजस्थान का जिला है झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक क्षेत्र है जिसका नाम है खेतड़ी, जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार यह पूछा, स्थान का नाम ही लेके पूछ दिया गया खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अलवर जिला राजस्थान में है, तो अलवर जो है, अलवर का खो दरीबा जो है, खो दरीबा, ये अभी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए है। इसके अलावा अगर बात करें तो बालाघाट जो है, ठीक है, बालाघाट, इसके अलावा आता है आपका बालाघाट, बालाघाट का जो है आपका माला जखंड, माला जखंड जो है यह भी तांबे के लिए विख्यात है। और झारखंड राज्य की अगर बात किया जाए तो झारखंड राज्य का जो है मूसा बानी, मूसा बानी यह भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और सिक्किम राज्य की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम राज्य का कौन कौन सा? तो सिक्किम का राज्य का जो है रंगवो, उसके अलावा भोटांग है, एवं इसके अलावा एक और क्षेत्र है सिक्किम में जिसका नाम है पाचे खानी। पाचे खानी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का जो जावर की खान है सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो जो जावर की खान है राजस्थान में, जावर कहाँ पे? राजस्थान में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा और जस्ता के लिए, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि का नाम दिया है और राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया है दीपा छत्तीसगढ़ में, तो बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। पलामू जो है मणिपुर में, तो
ये बिल्कुल सही है कि मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पलामू के नाम से जाना जाता है। असम में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बिहार दिया है बेबर, तो यहाँ पे ये आपका गलत है, क्योंकि बेबर या दहिया जो आपका प्रसिद्ध है वह बिहार में नहीं मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। तो पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर होता है आपका डी कि बिहार में बेबर नहीं कहा जाता है, बेबर जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि को, जैसे मैंने बताया पूर्वोत्तर में जैसे कि असम के राज्यों में जो है उसे झूम के नाम से कहा जाना जाता है। यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है उसमें ये कहा गया है कि विश्व का लगभग 250 मिलियन से अधिक आबादी अपनी निर्वाह के लिए जो है वह स्थानांतरित कृषि को अपनाती है। तो ये भी फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है कि यूएन ने लगभग कितनी आबादी को विश्व में, तो 250 मिलियन आबादी को ये चीज कहा है कि वह अपने निर्वाह के लिए झूम खेती पर यानी कि कर्तन या दहन कृषि पर, ठीक है, आश्रित है। अगला क्वेश्चन है कि बौलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बस्तर में, बैतूल में, खारगौन में या सिंहभूमि में? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बौलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बौलाडीला जो है यह लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद यह किस राज्य में पड़ता है? तो बौलाडीला जो पड़ता है वह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और आगे की अगर बात करें तो यह किस जिले में पड़ता है? तो जो बौलाडीला है वह पहले क्या पड़ता था? बस्तर जिला में पड़ता था। ठीक है, बस्तर जिला में पड़ता था, लेकिन साल 1998 में बस्तर जिले से एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है दंतेवाड़ा। तो अब वर्तमान समय में यह किस जिले में पड़ता है? तो दंतेवाड़ा जिले में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब ये पूछ रहा है कि यह किस श्रेणी में पड़ता है, तो यहाँ पर बस्तर की श्रेणी में पड़ता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। तो श्रेणी पूछे तो बस्तर और जिला पूछे तो दंतेवाड़ा, क्योंकि मैंने बताया कि पहले यह बस्तर जिले में ही था तो बस्तर श्रेणी के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1998 में दंतेवाड़ा एक नया जिला बनाया गया जिसके कारण अब यह दंतेवाड़ा जिला में पड़ता है। लेकिन श्रेणी का अगर नाम की बात करें तो श्रेणी का जो है वह बस्तर श्रेणी है। अब यहाँ पे जानते हैं कि बौलाडीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बौलाडीला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बैल की कुबड़ होता है, बैल की कुबड़। ठीक है, तो यहां पर और ये भी याद रखिएगा कि बौलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन या मैग्रो वन। तो भारत में जो सबसे अधिक फैले हुए वन है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों की प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो वृक्ष की अगर बात करें तो इनमें पाए जाते हैं आपके चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीका, आंवला, आम, अमरूद। ठीक है, आदि जो है यह आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। अब यहाँ पे होता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्वतों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें पर्वतीय वन कहा जाता है। और जो भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, ठीक है, भारत के तटवर्ती, तो आपको पता है कि भारत के 9 राज्य हैं जो अपनी तटवर्ती सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर मैग्रो वन पाए जाते हैं। और भारत में सबसे अधिक मैग्रो वन किस राज्य में पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में मैग्रो वन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो यहाँ पे ये उत्तर है और दक्षिण है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट है। तो जो उत्तर और दक्षिण गलियारा है वह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और उत्तर और दक्षिण गलियारे पे
कौन सा हाईवे है? तो NH44, नेशनल हाईवे 44। वर्तमान समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। पूर्व पश्चिम गलियारे की अगर बात करें तो यह पूर्व है और यह पश्चिम है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह सिलचर, जो कि असम में पड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और यह किस हाईवे पे स्थित है? तो यह यहाँ पे जो हाईवे है यह NH27 है। NH27 है, तो ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। उत्तर पश्चिम गलियारे की अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम गलियारे का और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की पूरी लंबाई कितनी है? तो इन सभी की अगर पूर्व पश्चिम गलियारे की अगर कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इनकी जो कुल लंबाई है वह है 7142 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई कितनी है? तो यह है आपका 5846 किलोमीटर। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से 4 महानगर हैं? तो कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। तो इन 4 नगरों को जोड़ने के लिए जो परियोजना बनाया वो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो जैसा कि मैंने बताया कि NH44 जो है भारत का वर्तमान समय में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी अगर लंबाई की अगर कोई बात करें कि NH44 की कुल लंबाई कितनी है, तो 3745 किलोमीटर लंबा NH44 है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ पूछा गया है कि उत्तर और दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो सही आंसर होता है आपका सी, कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या है? जनवरी से फरवरी वाली, या मार्च से अप्रैल, या जून से जुलाई, या अक्टूबर से नवंबर। तो भारत में जो लौटने वाली मानसून की अवधि है वह अक्टूबर से नवंबर की है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मानसून के लौटने को मानसून का निवर्तन काल भी कहा जाता है। निवर्तन काल भी कहा जाता है, तो कई बार लौटना नहीं कहा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में निवर्तन काल ही दे देता है। तो मानसून का लौटना, ठीक है, निवर्तन काल मतलब होता है मानसून का लौटना। और यहाँ पर जब मानसून लौटता है तो भारत में कौन सा शरद ऋतु होता है? ठीक है, शरद ऋतु के दौरान मानसून का निवर्तन होता है। और इसी दौरान कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट है, यहाँ पर वर्षा होती है। और 15 सितंबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन भी प्रारंभ हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को भारतीय मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और तमिलनाडु में अगर वर्षा की बात किया तो मुख्य रूप से मानसून निवर्तन और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून से शरद ऋतु में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, या ग्वालियर में। तो 1917 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता। आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक जूट अगर आपसे पूछ दे तो किस राज्य में उत्पादन होता है? सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो होता है वह वेस्ट बंगाल में होता है, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। तो सबसे पहली जूट मिल स्थापित की गई थी कोलकाता में। अब इसके बारे में जानते हैं कि 1917 में एक व्यापारी थे जिनका नाम था सेठ हुकुमचंद्र। तो इन्हीं के द्वारा कोलकाता में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। जूट मिल का प्रथम कारखाना जो है अगर विश्व में बात किया जाए तो यहाँ पर भारत में जो है अंग्रेजों के द्वारा अगर बात किया जाए कि जूट मिल का प्रथम कारखाना, तो स्कॉटलैंड के एक निवासी थे जिनका नाम आता है जॉर्ज ऑकलैंड। तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा कोलकाता के रिसरा में, ठीक है, कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। तो ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन पार्टिकुलर अगर 1917 कहते तो हम कोलकाता कहेंगे। और अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित किया गया था तो कोलकाता में ही रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जो कि एक विदेशियों के द्वारा था। जॉर्ज ऑकलैंड का कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो साल 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने जूट का कारखाना रिसरा में स्थापित किया था, और इसने जूट का मतलब उत्पादन कर प्रारंभ कर दिया था। तो साल 1859 में इसने अपना उत्पादन भी प्राप्त कर दिया था। अब यहाँ पे जूट को गोल्डन फाइबर भी के नाम से जाना जाता है।
ये भी याद रखिएगा कि जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत में सबसे अधिक जूट का जो उत्पादन होता है उसमें पहले स्थान पे कौन है, वेस्ट बंगाल है। और जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो जिस राज्य के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार राज्य, जूट के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान आता है। और बिहार राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है, तो पूर्णिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जूट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, जूट बोर्ड की, तो जूट बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 12 फरवरी साल 2009 को की गई थी। 2009 को जूट बोर्ड की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम कब बनाया गया था या एक्ट कब लाया गया था, तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड एक्ट जो लाया गया था साल 2008 में लाया गया था। तो ये सारे इसके फैक्ट हैं। हालांकि जो पूछा गया है कि पहला 1917 में पहली जूट मिल जो भारतीयों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो कब कहाँ पे की गई थी, कोलकाता में। और कौन थे, सेठ हुकुम चंद्र, और विदेशियों के द्वारा 1855 में कोलकाता में ही रिसरा में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा, चाय वर्षा, मावट, इसको कई जगहों पे महावत भी लिखता है, ठीक है, मावत या महावत, या काल बैसाखी। तो यहां पर अब जानते हैं कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसे चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र गरज के साथ हवाएं बहती हैं। और इन हवाओं को, ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में इन्हें चाय वर्षा और चेरी ब्लास्म के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक में दो नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लास्म भी अगर पूछे तो कर्नाटक, या चाय वर्षा, क्योंकि यह चाय की खेती के लिए काफी लाभप्रद होता है और साथ ही साथ कृषि की खेती के लिए काफी लाभप्रद होता है। तो इसलिए यह चेरी ब्लास्म कहलाता है और चाय की खेती के लिए लाभप्रद होता है, इसलिए चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आम की फसल के लिए काफी लाभप्रद होता है। और उत्तर, अब यहाँ पे बेसिक तौर पे कि राजस्थान में, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि राजस्थान, तो राजस्थान में इसे महावत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे महावत या मावट कहते हैं, तो मावट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे इसके फैक्ट रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी या उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं, चिनुक कहलाती हैं, फोहन कहलाती हैं, ब्लजाई कहलाती हैं, या लू कहलाती हैं। तो उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य कुछ स्थानीय हवाओं के बारे में जानते हैं। तो एक जो है सामुम, सामुम नाम की गर्म हवा है और ये कहाँ पे चलती है, ईरान में। ये गर्म हवा है, स्थानीय हवा है। उसके बाद वर्गस है, वर्गस नामक जो गर्म हवा चलती है साउथ अफ्रीका में चलती है, यह भी गर्म हवा है, वर्गस। उसके बाद पुरगा है, पुरगा जो है यह शीतल हवा है और यह टुंड्रा प्रदेशों में चलता है, टुंड्रा प्रदेश में, और यह शीतल यानी कि ठंडी हवा है, स्थानीय हवा है। नार्टी है, तो नार्टी नामक जो आपका एक शीतल हवा है, ये कहां पे चलता है, यूएसए में चलता है, ये भी आपका शीतल हवा है। शांटा आना है, शांटा आना है, और शांटा आना जो है गर्म हवा है, ये कहां चलती है, यूएसए में, यानी कि अमेरिका में यह गर्म हवा है। इसके अलावा कुछ अन्य हवाएं हैं उनको भी हम यहाँ पे जानते हैं। हरमट्टन है, अक्सर करके एग्जाम पूछा जाता है, हरमट्टन। तो हरमट्टन जो है यह गर्म हवा है और यह कहां पे चलता है, सहारा के मरुस्थल में, तो यह गर्म हवा है। उसके बाद सामल है, सामल ईरान और इराक में चलता है, ईरान इराक में, और यह भी गर्म हवा है। बोरा है, बोरा जो है यह एक शीतल हवा है और जो एड्रियाटिक तट पे चलता है, एड्रियाटिक तट पे चलता है और यह गर्म हवा है। मिस्ट्रल है, यह भी काफी पूछा जाता है, मिस्ट्रल को भी आप याद रखिएगा। मिस्ट्रल जो है यह शीतल हवा है और यह स्पेन और फ्रांस में चलता है, स्पेन और
फ्रांस में, और यह एक ठंडी हवा है, शीतल है। और उसके बाद आपका चिनूक है। चिनूक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चिनूक कहाँ पे चलता है? तो यूएसए और कनाडा में चलता है, यूएसए और कनाडा में, और यह गर्म हवा है। तो ये कुछ अन्य देशों में आपकी स्थानीय हवाएं रहीं, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, या ज्ञान है? तो भारत जैसे जो आपका भारत क्या विकासशील देश है, और यहाँ पर उत्पादन के साधन के रूप में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है वह है आपका श्रम। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और पूरे विश्व के आबादी का जो है, भारत का पास जो आबादी है वह 17.5% पूरे विश्व की आबादी है 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार। और यहाँ पे अगर बात किया है तो पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाला जो देश है, युवा आबादी वाला जो देश है वह है भारत। और भारत की कार्यशील, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यशील जनसंख्या की एज क्या है, तो कार्यशील जनसंख्या की जो एज निर्धारित की गई है वह है 15 से 64। ठीक है, 15 साल से लेकर 64 साल तक कार्यशील है। और आश्रित जनसंख्या की एज क्या होती है? तो आश्रित जनसंख्या की जो एज होती है वह 1 से 14, उसके बाद 65 से मैक्सिमम जितने ऊपर चले जाएं उसे हम लोग आश्रित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे होता है कि श्रम और कौशल को विकास देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? साल 2015 में कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित अपडेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? कोयला के लिए, चांदी के लिए, लौह अयस्क के लिए, या सोना के लिए? तो मयूरभंज की जो खाने हैं यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। तो अब जानते हैं मयूरभंज के बारे में। तो मयूरभंज किस राज्य में स्थित है? तो मयूरभंज जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ओडिशा में कौन कौन से लौह अयस्क की खाने हैं? तो ओडिशा में जो लौह अयस्क की खाने, तो एक तो आपके क्वेश्चन में दिया है मयूरभंज, और है आपका क्योझर पठार, इसके अलावा आपका है सोनाई। तो ये सारे के सारे ओडिशा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड राज्य की अगर बात किया जाए तो झारखंड राज्य में लौह अयस्क के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो झारखंड राज्य में लौह अयस्क के लिए है आपका सिंह भूमि, उसके अलावा हजारीबाग, पलामू। पलामू जो है यह झारखंड राज्य में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में बस्तर है जो कि लौह अयस्क के लिए। उसके बाद है दुर्ग, यह भी लौह अयस्क के लिए है। इसके अलावा जो है रायपुर है, रामगढ़ है, ठीक है, रामगढ़ है, और बिलासपुर है। तो ये छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है, एमपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो है वह है आपका जबलपुर। और यहां पे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से कई बार पूछा गया है रत्नागिरी को। ठीक है, महाराष्ट्र में पूछा गया है रत्नागिरी को। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? रत्नागिरी है और चंद्रा है। इसके अलावा कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक में जो है वह है आपका बेलारी और चिकमंगलुरु। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो सलेम और तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? तो सलेम और तिरुचिरापल्ली।
तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं उनके मैं लव अयस्क के खदानों के बारे में आपको बताया कि ये सारे के सारे जो हैं वह लव अयस्क के खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा में मयूरभंज की ओझर और सोनाई, झारखंड में सिंह भूमि, हजारीबाग, पलामू, छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रामगढ़ और बिलासपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रा, कर्नाटक में बेलारी और चिकमंगलुरु, तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या विष्णु प्रयाग में। तो अब यहाँ पर सभी के बारे में जानते हैं कि कुल 5 प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलागिरी मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में कौन मिलता है? अलकनंदा और धौली गंगा। कर्णप्रयाग की अगर बात करें तो यहां पे अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। यहां पे अगर बात किया जाए कि देवप्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी। और रुद्रप्रयाग में कौन मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग में जो होती है, रुद्रप्रयाग में जो नदी मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। तो ये आपके प्रयाग हैं। और उसके बाद उपरोक्त सभी को अगर बात किया जाए तो यहां पर आपका एक और प्रयाग है जिसका नाम है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं प्लस मंदाकिनी। तो इन पांचों को हम लोग पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यह पंच प्रयाग कहां पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती हैं, तो सही आंसर होता है आपका बी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र है। तो भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और जलवायु को मानसून कौन प्रभावित करता है। और मानसून जो शब्द है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसून जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून के अति या अल्प से भारत में बाढ़ या सूखा की स्थिति हमें देखने को मिलती है। भारत में मानसून का जो आगमन होता है जून के पहले सप्ताह में, ठीक है, अरब सागर के तट पर, ठीक है, मालाबार तट पर जो कि केरल में होता है सबसे पहले मानसून का आगमन। और यहाँ पर होता है कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है इसी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे हमें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, इसी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर है, भीमताल है, लोकटक है या नैनीताल है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह है आपका बूलर झील। तो सही आंसर होता है ए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खारी झील कौन सी है, ठीक है, अंतःस्थलीय सबसे खारी झील कौन सी है? तो सांभर है अंतःस्थलीय सबसे खारी झील जो कि राजस्थान में है। और सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो बड़ी में अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है तो है चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वेम्बनाड है। और यह कहां पर है? तो वेम्बनाड जो है यह केरल राज्य में वेम्बनाड है, सबसे लंबी झील है। और भारत की विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व में? तो बैकाल झील का आपने नाम सुना होगा। यह विश्व की सबसे गहरी झील है और जो कि रूस में पड़ता है। बैकाल झील जो है वह रूस में पड़ता है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कैबुल लामजाओ है, ठीक है। और वह किस झील पे है? लोकटक झील पे, लोकटक झील पे। और यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और इसी झील के किनारे कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील कौन सी है? तो वह है त्सोलमू, ठीक है। यह सबसे ऊंचे स्थान पे स्थित झील है और यह किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में
स्थित है। तो यह झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।